उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद पार्टी में भूचाल की स्थिति दिखाई दे रही है। दरअसल नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। इतना ही नहीं, लगभग 10 कांग्रेस विधायक जल्द बैठक के बाद पार्टी छोड़ने पर विचार भी कर सकते हैं। और देखिए, इसके साथ ही कई विधायकों के नाम भी सामने आ रहे हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी समेत कई नामों पर चर्चा हो रही है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं कि कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ सकते हैं, इस पर वो विचार कर रहे हैं। पार्टी के करीब 10 विधायक नाराज हैं और ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। हरीश धामी, मनोज तिवारी, ये तमाम वो नाम है। ममता राकेश, विक्रम नेगी जो कि नाराज हैं। राजेंद्र भंडारी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। संगठन में बदलाव के बाद बगावती सुर इन लोगों ने अख्तियार कर लिया है। पार्टी के करीब 10 नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें तमाम ये बड़े नेता जिनके नाम शुमार हैं। हालांकि इनका अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। तो कांग्रेस संगठन में बदलाव तो हो गया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल हाईकमान के फैसले के चलते कई विधायक नाराज हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। बहुत जल्द बैठक में कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बदलाव के साथ ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। संगठन में हुए बदलाव से पार्टी के कुछ नेता बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी में नाराजगी बहुत बढ़ रही। वर्कर निरंतर छोड़ रहे हैं कि पार्टी को छोड़ने की सोचना बड़े जिम्मेदार लोग पार्टी नहीं छोड़ने दे रहे। विधायक लोग छोड़ने को तैयार हो रहे। इतना अधिक आक्रोश मैं नहीं समझता कि इतना उपजा है। लोग संतुष्ट नहीं हुए। इतने दिन के मंथन के बाद अगर इस तरह का परिणाम आया तो वो मंथन किस बात का? अगर लोग भावना लिया तो फिर लोग भावना से अगर निर्णय लिया गया तो लोग क्यों नाराज हैं? हर जिले में, हर क्षेत्र में, गढ़वाल में तो एक सन्नाटा जैसा पसर गया। बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में संगठन में बदलाव किया है। करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मगर ये तीनों ही नेता कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। हाई कमान के फैसले से गढ़वाल से कांग्रेस का बड़ा खेमा नाराज चल रहा है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, आज ही प्रभारी जी का बयान आया है कि बहुत सोच समझकर पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है और अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हाईकमान निगाह बनाए हुए है। हाईकमान स्थिति पर बातचीत करेगा लोगों से। अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसका भी सामना करेगा और मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्थिति पार्टी के सामने नहीं आएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हाईकमान के फैसले से 10 विधायक नाराज हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजेंद्र भंडारी के नाम की चर्चा है। नाराज विधायक जल्द ही एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि कई लोग इतने नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई नेताओं के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भीतरघात को लेकर इस्तीफे तक की बात कह चुके हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जया कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठाई। हमें लगता था कि प्रीतम सिंह जी ने पिछले 5 साल में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छा काम किया है। चुनाव के नतीजे जो भी रहे हो तो सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन उनको बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी का निर्णय आ गया है तो उस पर कुछ कहने अभी बेकार है। और चलिए अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। देहरादून से खबर, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के आदेश हैं कि 25 अप्रैल तक यात्रा की फाइनल तैयारी कर ली जाए। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है।
तो चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के आदेश, अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिए हैं कि 25 अप्रैल तक यात्रा की फाइनल तैयारी हो जाए। इस बार रिकॉर्ड तोड़ पहुंचने वाले हैं श्रद्धालु और ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। 3 मई से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे इस पर पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, ऐसे में कौन सी खास तैयारियां हैं जिस पर फोकस है इस वक्त प्रशासन का? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने 25 अप्रैल तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें एक तो स्वास्थ्य सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण इसमें जिम्मेदारी सरकार की रहने वाली है, क्योंकि यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और ऐसे अतिरिक्त पॉइंट बनाए जाएंगे जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की जो टीमें हैं वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा तकरीबन 80 ऐसे डेंजरस पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड से मलबा आने की वजह से यातायात बाधित होता है, तो वहाँ पर PWD विभाग और BRO की जो मशीनें हैं वो मौजूद रहेंगी। इस तरह से इन तमाम पॉइंटों को चिन्हित किया गया है ताकि यातायात के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। अभी तक जो पर्यटन विभाग का आंकड़ा है उसमें जानकारी मिली है कि एक तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं वो तकरीबन 90 के करीब गेस्ट हाउस गढ़वाल मंडल में है, वो सभी अगले 2 महीने के लिए बुक हो गए हैं, तो उन्हें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी बुकिंग कराई है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर के जो होटल हैं उनमें भी ऐसा जानकारी मिली है कि 40 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं जो देहरादून उत्तराखंड की ओर लोग पर्यटक के रूप में या श्रद्धालु के रूप में रुक करने वाले हैं, उन्होंने बुकिंग करा दी है। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि 3 तारीख से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो रुख है वो उत्तराखंड की तरफ होगा, क्योंकि 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 6 को केदारनाथ के और 8 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रुख उत्तराखंड के लिए होने वाला है, तो इसलिए कहा गया है कि सभी जो तैयारियां हैं वो 25 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए। उसके बाद एक ट्रायल भी सरकार द्वारा किया जाएगा कि यात्रा मार्गों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और एक बड़ी जानकारी देखिए ये भी दे दूं कि मैं जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, ऑल वेदर रोड के निर्माण के लिए चारधाम यात्रा के दौरान जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको रोक दिया जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल तक सभी जो ऑल वेदर रोड के बड़े काम हैं उनको पूरा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद सभी ऑल वेदर रोड के काम रोक दिए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऑल वेदर का रोड के काम रोके इसलिए जाएंगे क्योंकि चारधाम यात्रा होगी, बड़ी संख्या में ट्रैफिक रोड पर रहने वाला है और लोगों की आवाजाही होगी। उसके साथ साथ ही जो हेली सेवा है, केदार हेली सेवा है, उसकी बुकिंग भी 10 जून तक फुल बताई जा रही है। तो ये देखिए इस तरह की तैयारियां हैं कि यात्रियों का जो रुख है वो बड़ी संख्या में होने वाला है। कोरोना की वजह से पिछले लंबे समय से यात्रा नहीं हुई थी, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम की ओर आएंगे। तो इसलिए 25 अप्रैल तक हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। पानी, बिजली, सड़क समेत अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं अगली अहम खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों के तहत जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर सरकार गंभीर है और बेहतर तरीके से इस पर काम होगा। शहर के बारे में स्मार्ट सिटी हो या व्यापारी भाइयों से संबंधित हो या मच्छी बाजार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उन सभी समस्याओं पर हम काम करेंगे, उन सबके समाधान के लिए काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, राजपुर क्षेत्र की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की कई कामों को लेकर। इस दौरान अजय टम्टा ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। अजय टम्टा ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कई योजनाएं शुरू भी की जाएंगी। तो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है। सांसद अजय टम्टा ने समीक्षा बैठक की। विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गांव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक कर
जय, देहरादून में ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और इसी को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि दून की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सही किया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए और नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सही किया जाए। डीजीपी ने कहा कि ऋषिकेश और मसूरी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अलग से तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था खराब होगी, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानों की ही रहेगी। पहला 3 महीने में उन्होंने क्या शॉर्ट टर्म कदम उठाए, क्या मीडियम टर्म जो है मीडियम अवधि के स्टेप्स उठाए और क्या आगे उठाने वाले हैं, उसको भी डिटेल से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया और काफ़ी काम उन्होंने किया भी है और कुछ काफ़ी आगे होना भी है। तो उसमें हमने उनसे कहा है कि पीडब्ल्यूडी से, एमडीडीए से और नगर निगम से मिलके कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और ये जो बचे हुए काम हैं शॉर्ट टर्म और छोटी अवधि के और मध्यम अवधि के, इनको भी अगले जो है 1-2 महीने में पूरा कराएं। और ट्रैफिक के अलावा इस समय जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में है वो है जंगलों में आग लगने की। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों सुलग रहे हैं। आग बुझाने के लिए वन विभाग अभी भी पेड़ की टहनियों का ही सहारा ले रहा है। उत्तरकाशी में भी जंगल पिछले कई दिनों से सुलग रहे हैं और निम्न संस्थान के पास जंगल में आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए लगता नहीं कि वन विभाग की कोई दिलचस्पी भी है। आग से उठ रहे धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। सीएम ने खुद इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की थी। वन विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई थी, बावजूद इसके अभी तक गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। अभी देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस संबंधित बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। और अब खबर चमोली से है, जहां चमोली जिले के जंगलों में आग लगी हुई है। केदारनाथ वन प्रभाग के जंगल को आग से बचाने के लिए वन विभाग गांव-गांव जाकर गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है, जिससे कि जंगल में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। और इसके साथ ही वन विभाग की टीम जंगल में गश्त भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा है तो फिर जंगलों की आग बुझने का नाम क्यों नहीं ले रही है। एक तरफ इतने प्रयास करता हुआ प्रशासन दिख रहा है, लेकिन जब जंगलों की आग बुझाने की बात आती है तो अभी भी सिर्फ पेड़ की टहनियों का ही सहारा लिया जा रहा है। कई दिनों से ये जंगल सुलग रहे हैं। तमाम गोष्ठियों के द्वारा जगह जगह गोष्ठी आयोजित किया है, स्कूल विद्यालयों में प्रचार प्रसार किए हैं, उनके कंपटीशन से जो है चाहे चित्रकला हो, निबंध हो, उसमें हमने आयोजन किया है। इस सब का विषय हमारा फायर और वन और पर्यावरण की सुरक्षा रहता है। उसके बाद हमने सारे अपने क्रू स्टेशन को स्ट्रेंथन किया है। सब पे हमने आवश्यक उपकरण और जो भी है आवश्यक तैयारी है, वायरलेस सेट है, इस सबको हमने रिपेयर किया है। तो उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि पिछले 1.5 महीने में जंगल में आग लगने की 433 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते अभी तक 573.14 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। और वनाग्नि की सूचनाओं को लेकर वन मुख्यालय में वन अग्नि कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से आग की घटनाओं की सूचना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिसकी निगरानी के लिए वन मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं वन मुख्यालय में, जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम जितने यहां पर अधिकारी हैं या कंट्रोल रूम के इंचार्ज है, वो अपने जो भी कार्य है उसमें जुटे हुए हैं। हालांकि एक ये टेबल सेट किया गया है, जिसमें तमाम अलग अलग डिवीजन में जहां पर आग लगी है, यानी कई घटना जहां पर अभी हो रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर है। और इस तरफ जो अलग जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसी कॉल्स हैं जहां पर वनाग्नि की घटना हो रही है, उनको लेकर कंट्रोल रूम में तमाम ये सेट है, वायरलेस है और जिनकी जानकारी यहां पर जुटाई जाती है। मेरे साथ में अभी जो मुख्य वन संरक्षक है निशांत जी, उनसे बातचीत करेंगे। कंट्रोल रूम के इंचार्ज है। सर, अभी किस तरीके की स्थिति है वनाग्नि की जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है? सर, उत्तराखंड अभी जो है जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 4 बजे हमारा जो है फायर बुलेटिन जारी होता है। तो कल 4 बजे तक की जो घटनाएं थी, 401 घटनाएं थी टोटल जो है उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल और वन्य जीव विंग मिला के, जो कि आंकड़ा अभी तक जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 433 के आसपास का आंकड़ा है और प्रभावित क्षेत्रफल जो है वो 573 हेक्टेयर हुआ है।
सर अभी बेशकीमती संपदा हो या फिर वन्य जीव, अभी तक क्या अपडेट है सर? किस तरीके की अभी अपडेट है? कुछ ऐसे डिवीजन थे जहां पर आग ने भयानक रूप लिया है। इसमें अभी तक जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी जो पा रहे हैं वो यही है कि जो पर्वतीय हमारे जो डिवीजन्स हैं और जिनमें चीड़ बाहुल्य वन है, वहीं पे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। तो अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो वो हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, कुमाऊं में, ये 3 हैं जहां सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो उत्तरकाशी, टोंक वन प्रभाग, टिहरी वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग, ये 4 जो डिवीजन हैं वो यहाँ की हैं। जिलों के हिसाब से बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ कुमाऊं में, और गढ़वाल में जो है ये हमारा चमोली और टिहरी, ये 2 जिले, और पौड़ी में भी, गढ़वाल में भी। तो इन जिलों में जो है ज़्यादा घटनाएं हुई हैं और वो भी ऐसे ही क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं जहाँ पे चीड़ बाहुल्य वन है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। विकास नगर का लोहारी गांव का अस्तित्व तकरीबन मिट चुका है। लोहारी गांव ब्यासी बांध की झील के पानी में डूब चुका है। आने वाले दिनों में लोहारी गांव सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। सरकार से क्या लगाना, पहले 5 साल पहले बेवकूफ बनाया हमारा, अब क्या विश्वास रखना। कल के दिन हमारा गांव ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? विरासत है हमारी, ये हमारे सब कुछ है, ये घर हमारे सब कुछ है हमारे लिए। पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई कितनी गई। ये दर्द है लोहारी गांव के उन लोगों का जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने पुरखों की निशानी को जलमग्न होते देखा है। ग्रामीणों की आंखों के सामने ही उनके घरों ने जल समाधि ले ली। देखते ही देखते पूरा गांव झील के पानी में समा गया और लोग कुछ भी नहीं कर पाए। लोहारी गांव का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, मगर अपना घर छोड़ते वक्त लोगों की आंखों में आंसू है और दिलों में वो सभी यादें जो उन्हें जीवन भर अपने गांव की याद दिलाती रहेंगी। गरीबी थी बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे कैसे मकान बनाए इधर, पता नहीं कैसे कैसे गरीबी हालत से बनाए। बुढ़ा ने एक मकान इधर आज तोड़ दिए सारे। एक आबाद गांव जल समाधि ले चुका है, घर पानी में डूब चुके हैं। बस बची है तो सिर्फ उन घरों में बिताए गए दिनों की यादें जो इन लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। समस्या लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज की समस्या आ रही है हमें तो। खाने की सब चीज की समस्या है, सोने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, बाथरूम, लेटरिन बाथरूम सब चीज की समस्या है हमें। अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का दर्द तो सिर्फ लोहारी गांव के लोग ही समझ सकते हैं। जिस गांव से इनकी तमाम यादें जुड़ी हो, उसे छोड़ने का दर्द तो बस यही समझ सकते हैं। ना जाने कितनी तरह के सवाल इनके मन में कौंध रहे होंगे। अब ये अपने गांव और घरों को कभी देख नहीं पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से रवि कैंतुरा के साथ विक्रम सिंह की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप और ट्रक कंटेनर की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से मौके पर 3 किसानों की मौत हो गई है। पिकअप में सवार 8 किसान में 3 की जान चली गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। कानपुर नगर चकरपुर मंडी में सब्जी बेचने गए थे सभी, लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। 3 किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर अस्पताल पहुंचे मृतक किसानों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुंभी क्षेत्र के लगे हुए नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई है। तो यह हादसा हुआ है रात के अंधेरे में, जहां सड़क हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर है। कानपुर में पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में यह टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि ये किसान सब्जी के लिए मंडी जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। कानपुर में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। तस्वीरें भी आपके सामने, और इसके बाद कुछ लोगों ने हंगामा भी किया है। कानपुर देहात में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 किसानों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं।
देखिए, लोहारी गांव के बारे में हमने आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाई कि कैसे ये अब कगार पर है खत्म होने के और इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर ही रह जाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मगर बदले में उन्हें सरकार ने उजाड़ दिया है। लोगों का कहना है कि वो आखिरकार रहेंगे कहाँ। व्यासी जल विद्युत परियोजना से भले ही लोगों के घर रोशन हो जाएं, मगर लोहारी गांव के ग्रामीणों के लिए ये जीवन भर का दर्द है। झील के पानी ने देखते ही देखते गांव के मकान, गौशालाएं और खेत खलिहानों सबको अपने आगोश में ले लिया। एक गांव का नामो निशान मिट गया, बस रह गई तो सिर्फ उसकी यादें। सरकार ने जो है हमने ये कहा था कि हम ज़मीन के बदले ज़मीन और मकान के बदले मकान देंगे, लेकिन इतनी जल्दी 48 घंटे में खाली करना पड़ा या इतनी जल्दी होगा ये किसी को अंदेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने बनाया। तिनका जोड़ जोड़ के सब लोग किसान हैं और खेती का काम करते हैं और फिर खेती भी डूब गई है और हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं है। व्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बन रही है। इसके बांध की ऊंचाई 204 मीटर है, जबकि इससे 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वैसे तो परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई थी, मगर एक हादसे के बाद परियोजना का काम रोक दिया गया था। 2012 में परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने परियोजना को देश को समर्पित किया। इस परियोजना पर 1800 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार भले ही परियोजना के शुरू होने से राहत महसूस कर रही हो, मगर ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार और प्रशासन ने उनसे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। हम यही चाहते थे सरकार से कि हमें ज़मीन मिले, थोड़ा सा हम लोग मकान मिले, जिससे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए तो हम आगे अपनी पीढ़ियों को दिखाएं। हम अपना गांव बसाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहें कि हमारा गांव है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप कहीं भी रहे, बम्बई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जब किसी की डेथ होती है, जब कोई त्यौहार होता है तो यहाँ आते हैं, गाँव में आते हैं कि चलो हम लोग गाँव जाएंगे। कल के दिन हमारा गाँव ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आनन फानन में घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। ऐसे में जल्दबाजी में घर से जो भी हाथ लगा, लोग उसे समेटकर गांव से कुछ दूरी पर रह रहे हैं। परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीणों को सरकार ने मुआवजा तो दे दिया, मगर उनके विस्थापन के लिए फिलहाल कोई नीति नहीं बनाई, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि इस गांव के लोग आखिरकार रहेंगे कहां। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनके बने मकान छीन लिए गए और बदले में मिला सिर्फ जीवन भर का दर्द। सवाल ये भी है कि कुछ घरों को रोशन करने के लिए क्या एक गांव को उजाड़ना ठीक है। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से रवि कैंतुरा के साथ विक्रम सिंह की रिपोर्ट।